हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ चांदनी में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यूपीएससी जेईई 2016 का एग्ज़ाम 19 दिसंबर को होना तय हुआ है। तो इसी के संबंध में हम लोग कंप्यूटर के हर रोज़ 50-50 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। 50 तो वो सिर्फ एक टाइटल है, 50 प्लस ही हो जाते हैं, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन के अंतर्गत कम से कम आपको 3 या 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताते हुए चलती हूँ, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों, जो आज की क्लास है और जो अपनी थर्ड क्लास थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आपने पहली और दूसरी नहीं देखी है तो प्लीज़ थर्ड और फोर्थ ज़रूर देखिएगा। थर्ड क्लास में और फोर्थ क्लास में बहुत ही यूज़फुल कंटेंट आपको मिलने वाला है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने फर्स्ट क्लास ली थी उसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के, जो यूपीएससी एग्ज़ाम हुआ था उसमें, वो मैंने आपको सेकंड वीडियो में पीडीएफ के माध्यम से शो कराया था। सो फ्रेंड्स, चलिए टाइम ज़्यादा ना लेते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मैं कहती नहीं हूँ, लेकिन आप लोग कर दिया करिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मैं पूरे वीडियो में कहीं भी एक भी बार नहीं बोलती हूँ। सो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। दोस्तों, मैंने यहाँ पर शो किए हुए हैं, आप देख सकते हैं, पीडीएफ में मैंने उसको चस्पा कर दिया है। तो ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आपके यूपीएससी जेईई में पूछे गए हैं। सो फ्रेंड्स, जो कल की हमारी क्लास थी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उससे आपको कई क्वेश्चन यूपीएससी 2015 और 16 में देखने को मिलेंगे। आप जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन देख सकते हैं, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो बहुत ही बार पूछा गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास से कई बार बताया हुआ है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बायोस को लेकर के है, कह रहा है कि कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है? तो इसका आंसर होगा बायोस। दोस्तों, जब मैंने बायोस वाला टॉपिक पढ़ाया था आपको, तो उसमें मैंने एज इट इज़ क्वेश्चन ना बता करके जो इसका एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताती हूँ चलती हूँ हर क्वेश्चन में, तो उसमें मैंने बताया था कि बायोस का काम होता है हार्डवेयर की जांच भी करना, और इसके अतिरिक्त मैंने बताया था कि ये आपकी रोम में विद्यमान रहता है। ठीक है, सो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, बायोस का संबंध रोम मेमोरी से है और ये हार्डवेयर की जांच भी करता है। ये मैं क्वेश्चन आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि मैंने आपको कल ही ये क्वेश्चन बताया है, स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेस हैं आपकी डिस्प्ले डिवाइस। दोस्तों, कल जब मॉनिटर के बारे में मैं बता रही थी तो मैंने कहा था कोई भी आप एंट्री अगर कंप्यूटर में डालते हैं, डेटा डालते हैं, तो उसका आउटपुट देखने के लिए आप कहाँ देखते हैं? तो स्क्रीन पर देखते हैं, और उसको मॉनिटर बोलते हैं ना। तो यही वो पूछ रहा है कि स्क्रीन और मॉनिटर कौन सी डिवाइस है? तो आपका डिस्प्ले डिवाइस है। ठीक है, डिस्प्ले बोलते हैं, ये मैंने बहुत ही विधिवत तरीके से आपको बताया हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि माउस आपका किस प्रकार का डिवाइस है? ध्यान से सुनिएगा, माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो कल ही मैंने आपको बताया था, माउस आपका इनपुट डिवाइस है। ये कल के भी लेक्चर में था और आज भी आप पढ़ेंगे। आज मैं सारी इनपुट डिवाइस की पूरी आपकी सारणी लाई हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बार बार पूछा जा रहा है, कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है? तो कंप्यूटर एरर है। ध्यान से सुनिएगा, कंप्यूटर की भाषा में बग किसे कहते हैं? तो आपका कंप्यूटर एरर है। बग भी बोलते हैं इसे, बग्स भी बोलते हैं, जो अलग अलग कहीं भी दिखे, कुल मिला के रिलेट कर लीजिएगा। बग आए तो आपको यही आंसर लगाना है। और बग एरर को कहते हैं, यदि एरर वो सही हो जाए तो उसको डीबगिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एरर वो कंप्यूटर सही कर ले तो वो डीबगिंग होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर क्लास की इंपॉर्टेंस लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प हो सके। और फ्रेंड्स, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, आप अगर एक बार नाइट में रिवीजन करके सोएंगे तो आई एम श्योर आपको हर दिन 30 से 40 क्वेश्चन याद होने वाले हैं। बहुत ही ईजी पैटर्न है, देख सकते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है? दोस्तों, सॉफ्टवेयर के विषय में मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहूँगी। वैसे तो दोस्तों सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर के कुछ 3 प्रकार बता रही हूँ, जो कि बहुत ही मेजर है और इन्हीं से लगभग क्वेश्चन बन भी जाते हैं। तो पहला आपका है, पहला प्रकार का जो सॉफ्टवेयर है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तीसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है फ्रेंड्स, पहला आपका है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तीसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो पहला मैंने बताया आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो आपका फिर से 2 भागों में टूट जाएगा, या उसके 2 प्रकार और होते हैं। आपका एक होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, दूसरा है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, पहला है आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको शॉर्ट में ओएस भी बोलते हैं, और दूसरा है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब बात आते हैं मुद्दे की कि मैंने इतना क्यों बताया। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आप ओएस देख रहे हैं, ऑपरेटिंग
ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसी के आपके जो उदाहरण हैं यहाँ पर नीचे भी दिए हुए हैं, लिनक्स, एंड्रॉयड, विंडो, ये सब आपके किसके उदाहरण हैं? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। अगर सॉफ्टवेयर के हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और अगर बात करें कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर के कौन कौन से एग्जाम्पल है, वो आपका कंपाइल है, इंटरप्रेटर है। तो इसी तरीके के जो उसके एग्जाम्पल है वो आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर के, वो सारी चीज़ें लैंग्वेज ट्रांसलेट करती हैं। सो फ्रेंड्स, आइए अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं फिर से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है। तो मैंने ये बता दिया सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं और उनमें भी जो प्रकार है उनके क्या क्या फंक्शन है, कैसे वो लैंग्वेज बदलते हैं, क्या करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो इन्होंने रिप्लाई दिया है, कह रहे हैं कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण तथा समन्वय करना, ठीक है। मतलब जो भी अंदर आपका है उसको कंट्रोल करना और उसको एक समन्वय बैठाना, बिल्कुल सही से सिस्टमेटिक चीज़ों को रखना, ये आपका सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। कहते नहीं सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, यानी कि कोई भी चीज़ सिस्टम से सिस्टमेटिक ढंग से हो ही नहीं रही है ना। तो सारी चीज़ों को एक तरीकेबद्ध तरीके से करना, तो वो आपका सॉफ्टवेयर का काम है, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं। मैं आपको विधिवत बता रही हूँ, ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या उदाहरण है, ये मैंने पहले ही क्वेश्चन में पूरा ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लिनक्स वगैरह और एंड्रॉयड और विंडो भी है इसी का उदाहरण, आप चाहें तो लिख सकते हैं। अगला फ्रेंड्स, ये मैं आपको फर्स्ट क्लास से अब तक 3-4 बार रिपीट कर चुकी हूँ। दो या दो से अधिक एक साथ प्रोसेसिंग की क्रिया क्या कहलाती है? तो मल्टी प्रोसेसिंग। अगर एक या एक से अधिक प्रोसेसिंग वर्क चल रहा है तो आपका मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी शब्द मैंने बताया, जब कई प्रक्रियाएं एक साथ जुड़ जाती हैं तो मल्टी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला आ जाइए, एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक या दो से अधिक प्रोग्रामों को चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? तो मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। सीधी सी बात है, जब एक से अधिक प्रोसेस हो रहा है तो मल्टी प्रोसेसिंग, एक से अधिक प्रोग्राम हो रहा है तो मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो आपका पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। जनरली वैसे तो एक ही रहता है, लेकिन जब दो लगा देते हैं तो पैरेलल मीन समानांतर प्रोसेस चल रहा है अपना, ठीक है। अब ये आ जाता है जो नीचे सारणी है आपकी इनपुट डिवाइस की। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिएगा। जैसे कल मैंने आपको आउटपुट डिवाइस बताई थी, आउटपुट डिवाइस मैंने आपको लगभग पूरी बता दी थी, वैसे ही आज आपकी इनपुट डिवाइस है। और आई एम श्योर कि एक क्वेश्चन आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस से ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी इसमें ढिलाई ना बरतिएगा, बिल्कुल रट लीजिएगा कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है। और मैंने एक कल बताया था जो मॉडेम ऐसी डिवाइस है जो आउटपुट भी है और इनपुट भी है, ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं इनपुट कौन कौन सी हैं। साथ ही दोस्तों आपसे ये भी कहना है कि थोड़ा सा वॉइस को इग्नोर ही करते चलिएगा। मैं आपसे इन दिनों हर वीडियो में कह रही हूँ, मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा है, तबीयत ठीक नहीं है। सो फ्रेंड्स, आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि आपको टाइम से हर चीज़ दे सकूँ। यदि मैंने शुरुआत करी है तो उसको आपको टाइम से हर चीज़ आ सके आपके पास, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास है। सो फ्रेंड्स, वॉइस को इग्नोर करिएगा, जल्दी मैं रिकवर होकर के अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुँचाऊँगी और सही तरीके से, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आइए यहाँ पर देख लेते हैं पहला कौन सा इनपुट डिवाइस है। आपका पहला है कीबोर्ड, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहला इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, दूसरा है आपका जॉयस्टिक, तीसरा है आपका स्कैनर, चौथा है आपका माइकर, ठीक है, पांचवा है आपका पंच कार्ड रीडर, और छठा है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और सातवां है आपका टच स्क्रीन, ठीक है। तो इस तरफ कितने आपको मिले? 7 मिले, ध्यान से सुनिएगा। फिर अगला है आपका माउस, फिर आपका है प्रकाशी पेन, यानी कि इसको लाइट पेन भी कह सकते हैं, फिर आपका माइक है। ये सब मैं कल आपको बता चुकी हूँ जब मैंने आउटपुट बताया था। यदि आपने कल का लेक्चर लिया हुआ है तो मैंने ये सब माउस माइक सारी चीज़ें कल ही मैंने आपको बता दी थी। कुछ एक्स्ट्रा है इसमें तो वो आज आप देख सकते हैं। अगला है फ्रेंड्स बारकोड रीडर, अगला है आपका ऑप्टिकल मार्कशीट, फिर आपका है डिजिटल कैमरा, अगला है आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतने कुछ आपके हैं जिसमें से जो इम्पॉर्टेंट हैं, इम्पॉर्टेंट तो वैसे ये सभी कुछ है क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, लेकिन जनरली क्या है, माउस माइक माइकर स्कैनर कीबोर्ड, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इनको तो रट ही लीजिएगा। जो जनरली आप देखते हैं कंप्यूटर यूज़ करने के टाइम आपको दिखता है, तो वो सब चीज़ें ये पूछ ही सकता है, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ सारणी याद कर लीजिएगा, एक नंबर मत गवाइएगा। जहाँ आप कंप्यूटर का इतना सिलेबस लेके चल रहे हैं तो वहाँ पर एक सारणी को बिल्कुल रट डालिएगा, कोई ट्रिक बना डालिएगा, कैसे भी करके हो, बस याद हो, ठीक है। तो इससे एक नंबर पक्का ज़रूर है।
दोस्तों इसको एक नंबर नहीं कह सकते हैं, एक क्वेश्चन कह सकते हैं। आपका जो नंबर है वो एक प्रश्न 4 नंबर का है। ध्यान रखिएगा, मैंने सिलेबस का वीडियो बना दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो बारीकी से देख लीजिए जा करके। एक प्रश्न आपको 4 नंबर दे के जाएगा। आप कि जो कंप्यूटर के प्रश्न आने हैं वो 10 से 15 के बीच में आएंगे फ्रेंड्स। 2016 और 2015 में एक सेशन में आपके 20 आए हुए हैं, एक में 10 आए हुए हैं। तो हम लोग एवरेज मान के चल रहे हैं कि 10 से 15 तो आने ही आने हैं, मान के चलिए। तो आपके 40-50 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, बस आप थोड़ा सा कंसंट्रेट दिखा दीजिएगा। सो फ्रेंड्स आइए आगे देख लेते हैं। कह रहा है वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है तो इंटरप्रेटर। मैंने आपको ऊपर भी उदाहरण बताया कि इंटरप्रेटर, आपका कंपाइल, ये सब किसके उदाहरण है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर के। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन सब कुछ कर दिया है कि जो भी आपकी भाषा को ट्रांसलेट करता है तो वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंतर्गत आता है। उसके भी एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, कंपाइल, इंटरप्रेटर, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। अगला भी कुछ इसी प्रकार से मैच करता हुआ प्रश्न है। कह रहा है कौन सा अनुवादक प्रोग्राम यानी कि ट्रांसलेटर प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में परिवर्तित करता है और निर्देशों के परिणाम को एकत्र करके एक नई फाइल में रखता है। यानी कि किसी चीज़ को जोड़ रहा है, अनुवाद कर रहा है, तो वो आपका कंपाइलर है। ठीक है, ध्यान से समझ जाइएगा। इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये सब एक दूसरे से एक दो अक्षरों का जो है इनमें हेर फेर है, तो आप ध्यान से समझ के पढ़िएगा। ठीक है, अगला है आपका असेंबलर का क्या अर्थ है? ये भी सेम वही काम करता है, भाषा को परिवर्तित करता है। ये भी एक उदाहरण है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। तो आप देख सकते हैं असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न फ्रेंड्स, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए उसमें विद्यमान गलतियों को ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डीबगिंग। ये तो मैंने जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुआ था, जब बग का क्वेश्चन था जो लास्ट ईयर पूछा गया था, तो मैंने आपको बता दिया था बग होता है कंप्यूटर में पाई गई एरर को कहते हैं। ठीक है, जब कंप्यूटर में एरर होती है, एरर से आप ध्यान रखिए, एरर बग, और एरर वही ढूंढ के सही हो जाए तो वो डीबगिंग। ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है, मानव द्वारा किसके द्वारा पढ़ा जाता है? तो सोर्स कोड के द्वारा। ठीक है, अगला है आपका आंकिक एवं सांख्यिकी गणनाओं को के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो स्प्रेडशीट है। दोस्तों जो भी आपकी MS एक्सेल वगैरह में शीट यूज़ होती है, जिसमें भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई गुणा भाग कर सकते हैं, उन सभी शीटों को स्प्रेडशीट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप MS वर्ड कर लें तो उसमें सिर्फ आप लेटर टाइपिंग कर सकते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। उसमें कैलकुलेशन आपको मैनुअली भरनी पड़ेगी, पहले आप अलग से कर लीजिए, फिर एक एज ए राइटिंग के तौर पर वहाँ पर फीड कर दीजिए। आप डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कैलकुलेशन कहाँ पर आपकी होगी? MS एक्सेल पर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर आपकी होगी। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि जिस सीट पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो वो आपका है स्प्रेडशीट। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल सेम है। मैंने जो आपका प्रथम प्रश्न था, आप देख सकते हैं बगल में मैंने टिक लगाया हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ही मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। वही प्रश्न आप देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है। कह रहा है कि उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्रामों को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग करते हैं। तो कंपाइलर यहाँ पर आ गया, मैंने बताया था कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, असेंबल हो गया, ये सब आपको क्या करते हैं? ट्रांसलेट का काम करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। कह रहा है डॉस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेशों को लिखने के लिए होता है, तो वर्ड पैड होता है। ठीक है, अगला दोस्तों देख लेते हैं। कह रहा है वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है, तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए MS वर्ड, वर्ड स्टार, पेज मेकर। ध्यान रखिएगा, ये सब आपने सुने होंगे बहुत ज़्यादा। वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर हैं MS वर्ड, वर्ड स्टार, पेज मेकर। दोस्तों वॉइस को इग्नोर कर दीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा बुरी आ रही है। अगला है प्रश्न, एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंस नेम क्या है? तो X है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं, अगर कोई भी दिमाग नहीं लगाना है तो। एक्सटेंशन नेम जब भी पूछे, एक्सटेंशन, तो X जैसा वर्ड आ रहा तो X ही इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेट कर लीजिएगा, तो एक क्वेश्चन तो हवा में आपका चला जाएगा। अगला है आपका MS वर्ड 2007 में अधिकतम आकार की कितनी फाइल हो सकती है? तो 512 MB की हो सकती है। ध्यान रखिएगा, MS वर्ड 2007 के अनुसार जो अधिकतम साइज़ होगा MB फाइल का, वो आपका है 512 MB की। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप फिर से देख सकते हैं, पहली क्लास में भी रिपीट हुआ और प्रीवियस ईयर के 2016-15 में भी पूछा गया। फिर यहाँ पर उन्होंने दे दिया है कि कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को क्या कहते हैं, तो बग्स। ठीक है, पिछले पन्ने में ये बग लिखा हुआ था, तो फ्रेंड्स बग आए या बग्स आए तो आपको कुछ भी आए तो एरर को ही सोच के टिक करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। मेरी समझ से अब याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लास में ही याद हो गया होगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है MS वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब हैं, तो है आपका आंसर 7। दोस्तों रिबन टैब जनरली आप इतना समझ लीजिएगा कि ये फंक्शन से रिलेटेड होते हैं कि जितना ज़्यादा उसमें रहेगा उतने अतिरिक्त फंक्शन रहेंगे। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री होता है लेकिन कुछ समय यानी कि कुछ टाइम बाद यूज़र को कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, तो वो आपका है शेयरवेयर। ये एक तरीके का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कह लें, अगर कंप्यूटर की भाषा में सॉफ्टवेयर कह लें, कि इसको थोड़े दिन तक तो यूज़र फ्री में यूज़ कर सकता है, उसके बाद कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। जैसे आजकल बहुत सारी एप्लीकेशन आ भी गई हैं, आप सब भी यूज करते होंगे। थोड़े दिन तो फ्री में करने को मिलता है, फिर वो पैसे मांगता है कि हाँ 1 वीक के बाद या आफ्टर 3 डेज़ के बाद, जैसा भी जो हो। दोस्तों इसके बाद ये आती हैं महत्वपूर्ण इकाइयाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा। दोस्तों मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था, कल का 3rd लेक्चर और आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लक अच्छा रहा तो 3-4 क्वेश्चन इन्हीं 2 लेक्चर से फंस जाएंगे और पहला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लेकिन वही है कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अलावा ऐसे भी क्वेश्चन बताने हैं जो शायद पहली बार आ जाए, है ना, जो अभी तक नहीं आया लेकिन आने की उम्मीद है, उससे रिलेट है तो बताना तो ज़रूरी है ना। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेमोरी की महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। याद बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा, थोड़ा सा अगर आप रिलेट करा के याद कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पहला है आप देख सकते हैं लिखा हुआ, 1 निबल बराबर क्या होता है, 4 बिट। ध्यान से सुनिएगा, 1 निबल बराबर 4 बिट। बात कर लेते हैं दोस्तों बिट क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहें तो अपनी डायरी में लिख सकते हैं, 1 बिट बराबर होता है 0,1। मैंने ये आपको कुछ बाइनरी संख्या भी बताई थी, अगर याद आ रहा हो तो 1 बिट बराबर होता है 0,1, और इसी चीज़ को शब्दों में लिखें तो होगा 0 या 1। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, 0 या 1, और या भी अगर आपको नहीं कहीं दिखा मिल रहा है तो आप लिख सकते हैं 0 और 1। ठीक है, ये 3rd कंडीशन है और वाली। चलिए अभी आगे और डिस्कस करेंगे जब ये आगे और मिलेगा। दोस्तों अगला कह रहा है 1 बाइट बराबर क्या होता है, तो 8 बिट होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी रिलेट करा सकते हैं कि बाइट और 8 बिट, ऊपर है 4 बिट। ठीक है, ऊपर वाला कम है, नीचे वाला ज़्यादा है। बाइट माने बड़ा, बाइट माने बड़ा, तो बड़ा कौन सा है, 8। तो ध्यान रखिएगा, 1 बाइट पूछ दे तो 4 8 2 आपके दिमाग में आएंगे, 4 था कि 8 था, 4 था कि 8 था, तो वहाँ पर क्या है, बाइट यानी कि बड़ा, तो बड़ा ही वाला था 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है 1 किलो बाइट बराबर क्या होता है, 1024 बाइट। ठीक है, 1 किलो बाइट बराबर क्या होता है, KB। ध्यान से सुनिएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म है KB। और 1024 ये तो सभी को पता होगा क्योंकि हम लोग मोबाइल में जो यूज़ करते हैं तो बार बार लिख के आता है। जनरली यहाँ इसके बाद जो है टीवी के बाद हम लोग मोबाइल में बहुत ही कम देख पाते हैं, ये सब सिस्टम में ज़्यादा यूज़ होता है। मोबाइल वाले जो भी बंदे हैं वो GB तक तो देख लेते हैं। ठीक है, और उनको पता भी रहता है क्योंकि पूरे दिन का प्रोसेस उनका रहता है, अब इतना बचा अब इतना बचा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरू से 1 निबल बराबर 4 बाइट, 1 बाइट बराबर 8 बिट। इसको आप पहचान जाएंगे कौन सा बड़ा है। फिर किलो वाली बात आ जाती है ना, फिर आपका है 1 किलो बाइट, तो किलो से तो यही आइडिया है कि 1000 प्लस जा रहा है। ठीक है, तो आपका 1024 बाइट। फिर आपका है मेगा बाइट, MB इसको बोलते हैं, 1024 KB। ठीक है, 1024 KB। फिर आपका है 1 गीगाबाइट, 1024 MB। 1024 MB जब होगा तब आपका गीगाबाइट होगा। फिर आपका है 1 टेराबाइट यानी कि 1 TB। 1024 GB जब होगा तब आपका TB बनेगा। ठीक है, तो कुल मिला के GB तक तो आपको याद ही है कि जब 1024 हमारे पास MBयाँ होंगी, MB होगी, तब हमारा 1 GB बनेगा। रिचार्ज कराते हैं ना आप 1 GB 2 GB 3 GB, तो उसमें कितना रहता है, 1024 MB रहता है। तो इसी प्रकार जब 1024 GB आप लेंगे कहीं से तब वो आपका 1 TB रहेगा। ध्यान से समझिएगा। अगला है आपका 1 पेंटाबाइट PB, तो 1024 TB यानी कि अगला फिर इसी में जुड़ेगा, अगला फिर इसी में जुड़ेगा, अगला फिर इसी में जुड़ेगा, तो आप जोड़ जोड़ के रिलेट कर लीजिएगा। फिर आया आपका नेक्स्ट 1 एक्साबाइट है EB, 1024 PB। फिर नेक्स्ट है आपका 1 जेटाबाइट ZB, तो 1024 EB होगा।
सबसे लास्ट है आपका 1 योटा बाइट है YB आपका 1024 ZB। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको सिर्फ यहाँ तक की याद करना है KB तक। इसके बाद आप सब जोड़ते हुए चले आएंगे और यहाँ की बात करें तो आपको इधर GB तक तो पूरा ही याद होगा। यहाँ तक आप देख सकते हैं GB तक आपको डेली बेसिस की जो भी चीज़ें आप मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं इसमें जनरली यूज़ होता है, तो बहुत ही इजी था याद करना अगर आप याद करना चाहेंगे तो। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी नंबर कौन सा है, तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है 0 और 1। 0 और 1 ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि बाइनरी संख्या आपकी कौन कौन सी होती है, 0, 1। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि बाइनरी संख्या भी होती है 0, 1। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 0 और 1। ठीक है, एक होता है 0 या 1। यदि आप पेपर में बैठे हैं और ये प्रश्न सामने आ जाए, पूछ दे बाइनरी संख्या कौन सी है और ऑप्शन दिया हो 0, 1, 0 या 1, 0 और 1, तो सबसे प्राथमिकता रखेंगे 0 या 1 को। ठीक है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देंगे 0 या 1 को, और अगर या भी नहीं है तो आपका और होगा सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी शब्दों वाली है, और वैसे अंकों में अगर आपको शो करना है तो 0, 1। ठीक है, 0, 1 में आप उसको लिख सकते हैं। या और में अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा सही है तो सिर्फ या वाला ही सही है, उसके बाद ये प्राथमिकता देंगे, सही ये भी है। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स 1 बाइट कितने अंकों का होता है, तो 1 बाइट आपका 8 अंकों का होता है। ऊपर आपने लिखा भी होगा, देख सकते हैं यहाँ पर 1 बाइट आपका 8 बिट के बराबर होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर पूछ रहा है 1 बाइट कितने अंकों का, तो 8 बाइनरी अंकों का, 8 बाइनरी अंकों का, द्विधारी अंक यानी कि बाइनरी अंक। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का एक मिश्रण है फर्मवेयर। ठीक है, ये बहुत ही आसान था फ्रेंड्स। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है ये कि कह रहा है कि जो माउस होता है ये इस तरीके का माउस है और बीच में आपका ये डिवाइडर जैसा रोल लगा रहता है। कह रहा है कि उस रोल का क्या यूज़ होता है, तो जब आप ये माउस पकड़ते हैं और बीच में जो रोलर है उसको अप डाउन करते हैं तो क्या होता है, स्क्रीन में वो जो पेज होता है वो आपका स्क्रॉल होता है, ऊपर नीचे आता है। तो वही आपको लिखना है कि पेज को स्क्रॉल करने के लिए वो आपका रोलर यूज होता है। माउस का जो बीच का रोलर होता है वो आपका पेज को स्क्रॉल करने के लिए यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल भी इसका एक भी पॉइंट मिस ना करिएगा। एक्सप्लेन मैंने हर क्वेश्चन को प्रॉपर किया हुआ है। यदि आप पहला ही प्रश्न पढ़ लेंगे तो कम से कम 10 प्रश्न हल कर लेंगे आज के इस वीडियो से। सो फ्रेंड्स आज के 50+ क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया मैं हर क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताती हुई चलती हूँ, इसलिए 50 से प्लस ही क्वेश्चन निकल जाता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले ताकि आप लोग के लिए मैं और अच्छे से अच्छा वीडियो तैयार कर सकूं। सो फ्रेंड मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ दोस्तों लास्ट बात कह रही हूँ, इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगी। जिसने भी मुझे टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विथ चांदनी। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।